एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चौथे लेक्चर पर। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। आगे बढ़ते हुए अब आते हैं वर्गीकरण पर मृदा का। ठीक है। और सबसे पहले मृदा के वर्गीकरण में आगे बढ़ते हुए सबसे पहली मृदा पे आएंगे हम जलोढ़। जलोढ़ मृदा फैक्ट्स के साथ बात करते हुए चलेंगे। देश के लगभग 40% क्षेत्रों में सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक विस्तार है इस मृदा का। सर्वाधिक विस्तार होने के साथ साथ नदियों द्वारा या फिर नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or VYAPM and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. दोआब में प्लस अफवाह क्षेत्रों में पाई जाती है। चिकनी होती है। बालू की अधिकता ठीक है। पोटेशियम फास्फोरस नाइट्रोजन इसकी कमी होती है। जल धारण क्षमता अच्छी होती है। पंजाब एवं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में साथ ही कृष्णा गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों में इसकी बहुलता मिलेगी आपको। देखिए हालांकि हर नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में इसकी बहुलता है, लेकिन इन क्षेत्रों में जहाँ पे ज्यादा बड़ी मात्रा में कृष्णा गोदावरी एक साथ डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। और उत्तर भारत के मैदान में आपकी गंगा भी आएंगी और साथ ही ब्रह्मपुत्र भी, और पंजाब में पांचों नदियों की हम बातें करेंगे। तो इन जगहों पर ये सारी की सारी जलोढ़ मृदा का आपको जमाव मिलेगा। उत्तर भारत में तो 2000 से 3000 मीटर तक की गहराई हासिल कर चुकी है। जलोढ़ मृदा और नीचे की जो चट्टानी संरचना है, जो शिलांग में से छोटा नागपुर के पठारी संरचना को अलग करती है, मालदा गैप, नीचे की जो चट्टानी संरचना है उसके ऊपर ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर या 2000 से 3000 मीटर तक की परत जलोढ़ मृदा ने बना दी है सिर्फ गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है। अब जलोढ़ मृदा की हम बात कर रहे थे तो हमने वहां पे 4 की बात की थी। इसकी भाभर, तराई, बांगर और खादर। मैंने कहा था मृदा के टाइम पे बांगर और खादर की बात करेंगे, तो सबसे पहले बांगर के बारे में समझ लीजिए। बांगर नवीन जलोढ़ मृदा है। नवीन जलोढ़ मृदा है। गंगा ब्रह्मपुत्र कोसी के क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पाई जाएगी। ठीक है। देखिए नवीन जलोढ़ मृदा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऐसी जगहों से होती है जहां पे बाढ़
बार बार आती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का इलाका आप देखते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और कोसी के अफवाह तंत्र, ठीक है, दामोदर का अफवाह तंत्र, दामोदर को जैसे वेस्ट बंगाल की शोक कहा जाता है, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। तो इन क्षेत्रों में जब बाढ़ आती है ना, तो बहुत दूर से नई नई मृदाओं को अपने साथ बहा के ले आती है और वहां जमा होता है, ठीक है। या फिर वो जो पर्टिकुलर क्षेत्र है जहाँ बाढ़ आई है, वहां की मृदा को अपने साथ उड़ाकर, उखाड़ कर, बहा कर ले जाती है। और जब ये मृदा ऐसा करती है तो वो क्षेत्र जब वहां खाली होता है तो वहां पे नवीन संरचना इसकी जलोढ़ की वो निर्मित होना स्टार्ट होती है उन जगहों पर जहाँ पे बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होता है, ठीक है। ये सारी की सारी हम लोग बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये है खादर। खादर के बारे में हमने पहले बात कर ली थी। नवीन जलोढ़ मृदा है खादर, ठीक है। अब खादर के बाद एक बात कर लेंगे बांगर की, जो इसके पहले के टॉपिक है या पहले का एक पॉइंट है बांगर, ठीक है। ये है पुरानी जलोढ़ मृदा, साथ में ये पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र, ये पुरानी हो चुकी है। क्योंकि देखिए पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में बाढ़ बाढ़ का आपको प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। गर्मी अच्छी पड़ती है, धूप अच्छी पड़ती है, बारिश कम होती है, वहाँ का सारा इलाका इन नदियों पे पूर्णतः डिपेंड है। और इन नदियों पे पूर्णतः अगर डिपेंड है, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, पहले सरस्वती हुआ करती थी, अब वो अंतरस्थलीय अफवाह तंत्र में चली गई है। तो ऐसी कई नदियां हैं जो वहाँ की उपजाऊ क्षमता, वहाँ पे डैम बनाए गए, जैसे हल्के बैरेज बनाया गया, सतलज नहर निकाली गई, भाखड़ा नागल डैम बना, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, वहां से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसी जगहों को सिंचाई की जाती है खेती के लिए, क्योंकि यहाँ पर उस मात्रा में बारिश नहीं होती, तो उस मात्रा में बारिश नहीं है, इसीलिए बाढ़ का प्रकोप नहीं है। बाढ़ का प्रकोप नहीं है इसीलिए यहाँ पे जमीन जलोढ़ मृदा नहीं मिलेगी आपको। लगातार वो जो नदियां सालों से Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or VYAPAM and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. जलोढ़ मृदा को वहां जमाव करती चली आ रही है, वही जलोढ़ मृदा आपको मिलेगी बांगर, जिसको कहा जाता है, और ये पंजाब हरियाणा का क्षेत्र होता है, ठीक है। वहाँ नदियां इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे पंजाब है 5 नदियों का इलाका, दो नदियों का इलाका होता है। तो ये है बांगर और खादर, इसकी हम लोग बात कर ली थी जलोढ़ मृदा के अंतर्गत। एक चीज और लिख लीजिएगा, इसके अंतर्गत गेहूं, गन्ना, जूट, तिलहन, चावल, सब्जियां, इसकी पैदावार बहुत अधिक मात्रा में होती है जलोढ़ मृदा से प्रभावित क्षेत्रों की, जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजों को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट करते चल रहे हैं मेरे साथ, तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। जलोढ़ मृदा का क्षेत्र हो गया, ठीक है, 40% क्षेत्र पे ये फैली हुई है जलोढ़ मृदा। हमने इसका बंटवारा भी पढ़ लिया, 2000 से 3000 मीटर तक की इसकी गहराई है, 40% क्षेत्र, सर्वाधिक विस्तार नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में मिलेगी, ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, कृष्णा, गोदावरी, इन सारे क्षेत्र में, खासकर डेल्टाई क्षेत्र में, जैसे सुंदरवन है, सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, वहां पे भी डेल्टाई क्षेत्रों में भी नवीन जलोढ़ मृदा आपको देखने को मिलेगी। दूसरे आते हैं, दूसरी मृदा लाल पीली मृदा, ठीक है, इसको बोलते हैं मंडलीय मृदा। मंडलीय मृदा, मंडलीय मृदा बोलने का रीजन क्या है कि छोटे छोटे हिस्सों में पूरे भारत में पाई जाती है।
ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में, लगभग पूरे भारत में इसका विस्तार आपको मिलेगा लाल पीली मिट्टी का। ठीक है, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, इसकी अधिकता मिलेगी आपको। और फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के बारे में एक चीज है, देखिए फेरस और फेरिक, लाल और पीली। ठीक है, फेरस की वजह से इस मिट्टी का रंग पीली होती है, पीला होता है, और फेरिक की वजह से लाल। ठीक है, फेरस की वजह से इस मिट्टी का रंग लाल है और फेरिक की वजह से इस मिट्टी का रंग पीला होता है। ठीक है, और साथ में ग्रेनाइट, नीस चट्टानों के अपर्दन से निर्माण हुआ है। लगातार हजारों सालों में ग्रेनाइट और नीस चट्टानों का लगातार अपर्दन जलवायु के माध्यम से, मानवीय गतिविधियों के माध्यम से, हवा, बारिश, धूप की वजह से, रासायनिक भौतिक परिवर्तन उस पर आए और ग्रेनाइट और नीस संरचना पे। ये ग्रेनाइट और नीस संरचनाएं क्या है? धारवाड़ की। ठीक है, धारवाड़ संरचना या चट्टान इनके विखंडन से बनी है। ठीक है, और इसका अगर आप विस्तार बात करेंगे, विस्तार, चूंकि मंडलीय मृदा है, लाल पीली मिट्टी, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े इलाके में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के साथ आप इसको उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों तक इसका विस्तार है। प्लस प्रमुख फसलें, ये भी आपको जानना जरूरी है प्रमुख फसलों के बारे में। इन क्षेत्रों में अगर ये हो रही है तो धान, गेहूं, बाजरा, ठीक है, गन्ना, ये सारी चीजें यहाँ पे उत्पाद होती हैं। दलहन की फसलें भी यहाँ उत्पादित की जाती हैं, सारी की सारी। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी, विस्तार पढ़ा, फसलें पढ़ी इसके बारे में। और एक चीज इसके बारे में और समझ के चलिएगा, धात्विक तत्वों की अधिकता, कार्बनिक या ह्यूमस की कमी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये मृदा ऐसी जगहों पे ज्यादा पाई जा रही है जहां पर धूप अधिक है, और जहां पे धूप अधिक है वहां कार्बनिक पदार्थ कम पाए जाएंगे, क्योंकि वनस्पति कम होगी, और वनस्पति कम होगी उन जगहों पर, तो वो वनस्पति मृदा पे कम गिरेगी, कम गिरेगी तो कम सड़ेगी, कम सड़ेगी तो ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ इसकी कमी हो जाएगी इन जगहों पर। तो लाल पीली मृदा के साथ आपको ये चीज़ों के बारे में जानना है। ठीक है, हम उस टाइम पे बात कर रहे थे, आपको पढ़ाते पढ़ाते एक चीज़ हमें याद आई है, अपने नोट्स में पीछे इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्षारीय और अम्लीय की हम लोग बात कर रहे थे, तो क्षारीय और अम्लीय मृदा की हमने बात की। तो देखिए, एक होती है क्षारीय मृदा और एक होती है अम्लीय। ठीक है, क्षारीय मृदा का क्षारत्व अगर आपको दूर करना है तो उसको जिप्सम का प्रयोग करिए। अगर मिट्टी आपकी क्षारीय है, आपको खेती करनी, क्या करें? आप जिप्सम का यूज कीजिए। मिट्टी आपकी अम्लीय है तो यहाँ पे चूने का प्रयोग कीजिए, चूना पत्थर, चूना, इसका प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मृदा क्षारीय है तो किसका? जिप्सम का यूज कीजिए, अम्लीय है तो चूने का। ठीक है जी, और एक चीज इसमें रह गई थी, 18% भूभाग भारत का, ठीक है, 18% भूभाग में फैली हुई है। आगे बढ़ेंगे यहां से आगे की मृदा की तरफ, और आगे हमको पढ़नी है काली मृदा के बारे में। डोरसा भी कहते हैं इसको। ठीक है, काली मृदा को हमारे इलाकों में
बहुत अच्छी मृदा है। कई लोगों के सपने होते हैं काश हम काली मृदा के क्षेत्रों में रहते हैं, जो कृषि करने वाले लोग हैं। बड़ी उपजाऊ मृदा है। ठीक है। तीसरी है काली मृदा। काली मृदा, काली मृदा 15% भूभाग भारत का, ठीक है, 15% भूभाग के अंतर्गत आपको पूरा का पूरा दक्कन ट्रैप, इसका मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक प्लस एमपी में मालवा के पठार का क्षेत्र, इस सारे क्षेत्र में आपको काली मृदा का प्रसार मिलेगा। काली मृदा यही मैंने जो आपको बताया था सेनोजोइक में दक्कन ट्रैप की बसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से निर्मित हुई है। ठीक है, बसाल्ट चट्टानों की, बसाल्ट चट्टानों की हमने उस टाइम भी बात करी थी। काला रंग जो इसका है लौह तत्व की अधिकता की वजह से है। लौह तत्वों की अधिकता की वजह से आपको ये मिट्टी काले रंग की मिलेगी। गन्ना, कपास मुख्य इसकी फसलें हैं जो यहाँ पर होती है। साथ में मोटे अनाज भी कहीं कहीं उगाए जाते हैं। साथ में दलहन और तिलहन फसलें इन जगहों पर होती है। मुख्य तो इसकी आप गन्ना और कपास याद करके चलिएगा इन क्षेत्रों का। तो हमने इसका विस्तार देखा, राज्यों के बारे में देखा। ठीक है। सर्वाधिक जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता है इसकी सर्वाधिक सारी मिट्टियों में। ठीक है, क्षारीय मृदा है ये, क्षारीय मृदा है। क्यों क्षारीय मृदा है? ये इलाके में, जिस इलाके से ये आती है ये मृदा, उन इलाकों में इस मृदा में वाष्पीकरण की मात्रा अधिक हुई है, तो थोड़ी सी ये मृदा क्षारीय तत्व अधिक होते हैं। क्षारीय मृदा है हल्की। और एक चीज आप इसके बारे में लेके चलिए, देखिए सूखी होने पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। प्लस अगर ये गीली हो जाए, गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। ठीक है जी। तो ये आपकी काली मिट्टी की सारी विशेषताएं जिसके बारे में हमने अभी बात की। ठीक है। अब काली मिट्टी के बाद अगला नंबर हम आएगा लेटेराइट मृदा का। लेटेराइट की एक बार बात कर लेते हैं। चौथे नंबर पे लेटेराइट, लेटेराइट मृदा 3.8% भूभाग में है। भारत के 3.8% भूभाग में अनुपजाऊ है। अनुपजाऊ इसलिए है क्योंकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है जहां अधिक वर्षा की वजह से, अधिक वर्षा के कारण धात्विक एवं अधात्विक दोनों तत्व निश्चालन के द्वारा मृदा के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। और ये वजह होती है कि इस वजह से मृदा
अनुपजाऊ है प्लस हल्के भूरे रंग की है। ठीक है, एक तो अनुपजाऊ है प्लस हल्के से भूरे रंग की भी है ये मृदा। लेटेराइट मृदा के साथ एक चीज है, ये थोड़ी सी आर्थिक रूप से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आर्थिक रूप से ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, तो देखिए आर्थिक रूप से ये भी लिख लीजिएगा, आईएमपी मृदा है। ठीक है, भवन निर्माण या फिर ईंटों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or Vyapam and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. भारत में कहाँ कहाँ पाई जाएगी? मेघालय में बहुत वर्षा वाले क्षेत्र जो हैं, पश्चिमी पूर्वी घाट प्रदेश नहीं लिखना चाहिए, क्षेत्रों में, इन सबों के साथ अंडमान में भी। मोटे अनाज में रागी, बाजरा, ऐसी चीजें, साथ में यहाँ पे चाय भी उत्पादित होती है इन क्षेत्रों पे, क्योंकि ये अमूमन ये पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है, क्योंकि बारिश ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में विकास होता है किसका? लेटेराइट मृदा का। ठीक है भाई, लेटेराइट मृदा हमने यहाँ तक बात कर ली लेटेराइट मृदा के बारे में। अब कुछ छोटी छोटी मृदाएं रह गई हैं जो कि क्षेत्र वाइज क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगी, उनके बारे में शॉर्ट समझते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे एक है आपकी पहाड़ी मृदा। ठीक है, पहाड़ी मृदा लगातार पहाड़ों में हवाओं के माध्यम से नदियों के माध्यम से अपरदन होता है, तो वो चट्टानें जो होती हैं मिट्टियों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, अम्लीय होती हैं। साथ में यहाँ पे कैसी कृषि होगी आपकी? इन जगहों पर जिस तरह की चाय की खेती होती है ना, या फिर इनको लिख लीजिए बागानी कृषि, इन जगहों पर आपको पहाड़ी मृदा में देखने को मिलेंगी खासकर। ठीक है, आगे आएंगे, पहाड़ी के बाद आपको मिलेगी मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा मैंने इसके बारे में बड़ा डिटेल में आपसे बात किया था। क्षारीय होंगी। ठीक है, और साथ में क्षारीय होने के साथ साथ मोटे अनाज लिए जा सकते हैं। थार के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये मिलेगी। और एक आखिरी जो है आपकी वो है डेल्टाई मरुस्थलीय मृदा को भी आप लवणीय मृदा भी लेके चल सकते हैं, दोनों की विशेषताएं सेम है। लवणीय मृदा भी जो होगी, यहाँ पे क्षार तत्व अधिक होंगे, नहरों एवं जल स्रोतों के आसपास ये मृदा आपको मिलेगी। ठीक है, और डेल्टाई क्षेत्र नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में इसका विकास होगा। ठीक है, 7 तरीके की ऐसी मिट्टियों के बारे में हमें पढ़ना था, हमने उनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, चाहे उसके अंतर्गत आपकी जलोढ़ मृदा है, लाल पीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटेराइट मृदा हो गई, और साथ में आपकी डेल्टाई, मरुस्थली, पहाड़ी, ये सारी मृदा के बारे में हमने एक ओवरव्यू किया था।
सबसे महत्वपूर्ण वो शुरू की 5 मृदाएं थी। ये मृदाएं अपनी विशेष संरचना की वजह से यहाँ पे नोट डाउन की गई हैं, चाहे पहाड़ी हो, मरुस्थली हो या डेल्टाई हो। ठीक है, इनमें हमको मेन इनकी प्रकृति के बारे में चीज़ों को समझना था। अब मृदा के वर्गीकरण से हम आगे बढ़ चुके हैं। अब आगे हम जा रहे हैं मृदा अपरदन की तरफ। मेंस का टॉपिक है, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए शॉर्ट में आपको एक चीज़ें समझाते चलेंगे कि मृदा अपरदन क्या है। ठीक है, मृदा अपरदन, देखिए मृदा अपरदन हमारे लिए पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है, लगातार हम डिपेंड होते जा रहे हैं रासायनिक चीज़ों के ऊपर, और उसकी वजह से मृदा का अपरदन मतलब होता है ह्रास। जरूरी नहीं है कि मृदा जहाँ पर है तो वहाँ से वो उड़ जाए या उस जगह से उसका बहाव हो जाए, ये आवश्यक नहीं होता। अगर वो मृदा है भी लेकिन उसने अपनी उपजाऊ क्षमता खो दी, अपने खनिज तत्व खो दिए, अपने पोषक तत्व खो दिए हैं, तो ऐसी चीज़ों को भी मृदा अपरदन के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो मृदा अपरदन हो क्यों रहा है? तो सबसे पहले आप मानवीय गतिविधियां लिख लीजिए, रासायनिक खाद या उर्वरक। सबसे ऊपर आप लिख सकते हैं मानवीय गतिविधियां, मानवीय गतिविधियां। अब मानवीय गतिविधियां के अंदर रासायनिक उर्वरक खाद भी हो गए, ठीक है, कीटनाशक, इन सब के बारे में पर्यावरण में डिटेल में हम बात करेंगे। कीटनाशक के बारे में बात कर लीजिए, फिर उद्योगों का गंदा पानी प्लस कचरा, ठीक है। एक है पशु चराई। जब पशु चराई होती है तो पशु क्या होते हैं, घास खा जाते हैं, ऊपर के छोटे छोटे पौधे खा जाते हैं। और जब मृदा का अपरदन का मुख्य कारण क्या है, सबसे मुख्य कारण में से एक है कि ऊपर आपका वृक्ष होना चाहिए जिसकी जड़ें मिट्टी को बांध के रखे, तो पशु चराई भी हो जाती है, ठीक है। और वृक्षों की कटाई, ये भी इसके अंदर हो जाती है। कुछ पर्यावरणीय तत्व भी है, वरना पर्यावरणीय कारण इसके अंतर्गत बाढ़ है, सुनामी है, ठीक है, अकाल है। ऐसे वक्त पर भी अब अकाल पड़ेगा, बारिश हुई नहीं, तो मृदा, ऑब्वियस सी बात है, मृदा क्षारीय होना आरंभ हो जाएगी। और मृदा क्षारीय होने लगेगी तो ये सारी चीजें भी हो जाएगी। बाढ़ आएगी तो ऊपर की परत बह जाएगी, जो सबसे पोषक तत्व की परत थी मिट्टी की, वो बाढ़ में बह जाएगी। यही चीज सुनामी के साथ भी होगा। तो ये है आपका मुख्य कारण मृदा अपरदन के। अब मृदा अपरदन रोकने के उपाय, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला तो है वृक्षारोपण करिए, ठीक है। साथ में जैविक और वर्मी कंपोस्ट खाद का यूज कीजिए, ताकि ये रासायनिक खाद पानी के साथ घुलकर जमीन के अंदर ना जाए और जमीन के अंदर जाने के बाद अंदर के जल स्रोतों को भी खराब ना करे। साथ में जब फसलें इनका उपयोग करती रासायनिक खाद और उर्वरक, तो फसलों के डीएनए में, उनके जीनोम में ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं। इसीलिए आजकल बड़े बड़े शहरों में एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि भाई हमको घर में हमको जैविक खाद के या वर्मी कंपोस्ट के द्वारा बनाई गई उगाई गई फसल हम खाएंगे। भले 10 रुपये किलो की चीज़ आपको 100 रुपये में खरीदनी पड़े, लेकिन शहरों में ये कॉन्सेप्ट आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि अब लोग रासायनिक खाद और उर्वरकों का यूज़ कम करना चाहते हैं। आप पंजाब की बात करेंगे तो वहाँ पे एक ट्रेन चलती है अमृतसर से दिल्ली के लिए, जिसको बोलते हैं कैंसर एक्सप्रेस। वो इसलिए है, इतनी बड़ी मात्रा में रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का उपयोग किया गया कि बिना कोई टोबैको यूज़ करने वाले या अल्कोहलिक बंदे को भी अलग अलग जगहों का कैंसर होने लगा। और ये कैंसर हुआ इन कीटनाशकों के, फर्टिलाइजर्स के, उर्वरकों के लगातार खेतों में प्रयोग से। इतने ज़्यादा कैंसर पेशेंट बढ़ गए, जो सारे के सारे दिल्ली एम्स, इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। आज भी ये ट्रेन कैंसर एक्सप्रेस के नाम से चलती है। तो ये रासायनिक खाद और उर्वरकों का ये नुकसान है कि जब इन फसलों को हम भी खाते हैं तो इन खाद और उर्वरकों को इनडायरेक्टली रूप से हम भी ले रहे हैं, क्योंकि वो पौधों के जीनोम में, उनके जेनेटिक्स में वो चीज़ें शामिल हो गई, जिसकी वजह से हमको ये देखने को मिला। और इसी वजह से आजकल इसकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। आज से 50 साल पहले जब ये बातें करी जाती थी भारतीय संस्कृति सभ्यता की तरफ से कि जैविक खाद यूज़ करो, गोबर खाद यूज़ करो, केचुआ हमारा किसान का मित्र है, तो दुनिया हंसा करती थी इन चीज़ों पर। आज के टाइम पे जो 1960-62 की हरित क्रांति के टाइम पे अचानक फसल उत्पादन हमारा बढ़ गया बहुत अधिक मात्रा में, और जब वो फसल उत्पादन हमारा बढ़ गया तो उसकी बात से हमने कभी पीछे पलट के नहीं देखा पूरी मानव जात ने।
लेकिन जब 40-50 साल हो गए और जब उसकी नुकसान की चीजें देखने को मिली, समझ में आई, तब पता चला कि सच्चाई तो इन्हीं में थी। भले उत्पादन थोड़ा सा कम हो इनसे, या फिर असर डायरेक्ट तुरंत होने में जितना डायरेक्ट असर इनका होता है कीटनाशकों का, उर्वरकों का, रासायनिक, उतना तुरंत इनका ना हो, कुछ सालों के यूज के बाद हो। लेकिन ये शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी चीज है। ठीक है, साथ में आपका जागरूकता भी होगी। ठीक है, मानवीय प्लस सामाजिक सहयोग, ये भी इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। तो आज हमने पूरी मृदा के बारे में पढ़ा है। आखिरी हमने खत्म कर रहे हैं मृदा अपरदन क्या था और मृदा अपरदन को रोकने के उपायों के बारे में भी। ठीक है, और साथ में मृदा का वर्गीकरण पढ़ा, हमने मृदा के अंतर्गत कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमने उनके बारे में भी सारी की सारी डिटेल में पढ़ा, बातें करी। मृदा परिच्छेदिका के बारे में भी पढ़ा। तो ये सारी चीजों के बाद हम आगे कर स्टार्ट करेंगे। दो हमारे पास ऑप्शन है, या तो वनस्पति के बारे में, भारत की वनस्पति, इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है जो हमने अक्षांश देशांतर पढ़ा, उससे उष्णकटिबंधीय से लगा के उपोष्ण, मरुस्थली और मरुस्थली से लगा के डेल्टाई वनस्पति तक हम पढ़ सकते हैं। या फिर हम भारत के पॉलिटिकल मैप की तरफ चल सकते हैं, भारत के राज्य, उनकी राजधानियां, भारत का विस्तार, कौन से राज्यों की क्या विशेषताएं रही हैं, कहाँ से कर्क रेखा, कहाँ से समय की रेखा गुजर रही है, कौन हमारे पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से देशों से हमारे कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लगती हैं, ये सारी चीज़ें, हमारे द्वीप समूह, ये सब कुछ हम हो सकता है अगली क्लास में पढ़ें। ये आपको अगली क्लास में पता चलेगा। हमारी आज ये चौथी क्लास थी कॉन्सेप्ट की, और ये चीज़ें लगातार चल रही हैं ज्योग्राफी की, और फाउंडेशन से हमने स्टार्ट किया इन चीज़ों को। तो ध्यान से जो भी क्लास में हो रहा है उसको लगातार रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।